हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित उपन्यास नाव दुर्घटना का 16वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। निश्चय हुआ कि मुकुंद बाबू मेरठ जाएंगे। सामान बंध गया और कल सवेरे ही यात्रा है। कमला को आशा थी कि इस बीच कोई ऐसी घटना होगी जिससे उनका जाना रुक जाएगा। उसे यह भी आशा थी कि नलिनाक्ष डॉक्टर और दो एक बार अपने रोगी को देखने आएंगे, लेकिन दोनों ही आशा व्यर्थ हुई। कहीं महाराजिन भागने का अवसर न पाए, इसी आशंका से नवीन काली कई दिनों से कमला को अपने साथ ही रखती थी। उन्होंने उसी से असबाब बंधवा लिया था। रात में नवीन काली कमला को लेकर अपने कमरे में सोई। दूसरे दिन स्टेशन जाने के समय उसे अपने साथ घोड़ा गाड़ी में बिठाया। मुकुंद बाबू सेकंड क्लास में बैठे। नवीन काली महाराजिन के साथ ड्योढ़े जनाजे दर्जे में बैठी। गाड़ी ने काशी स्टेशन छोड़ा। रेल कमला को ले भागी। कमला खिड़की के बाहर देखती रही। नवीन काली ने पूछा, महाराजिन, पान का डिब्बा कहाँ है? कमला ने पान का डिब्बा निकालकर दे दिया। डिब्बा खोलकर नवीन काली ने कहा, जो सोचा था वही हुआ। चूने की डिबिया भूल आई। अब मैं क्या करूं? महाराजिन, तुमने शैतानी से यह काम किया है। तुम केवल जानबूझकर मुझे जलाती हो। तुम्हारी सब चालाकी समझती हूँ। मेरठ में देखा जाएगा कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। गाड़ी मुगल सराय में रुकी। यहाँ कमला ने सुना कि उसे किसी परिचित आवाज ने माँ कहकर बुलाया। कमला ने प्लेटफॉर्म पर देखा तो उमेश है। कमला का मुंह चमक उठा। पूछा, क्या है उमेश? उमेश ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और कमला उतर पड़ी। उमेश ने प्रणाम कर उसके पैरों की धूली माथे से लगाई। उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उसी दम गार्ड ने सीटी दी। नवीन काली चीखने लगी, महाराजन, गाड़ी छूट रही है, जल्दी करो। उसकी आवाज कमला ने सुनी ही नहीं। गाड़ी सीटी देकर स्टेशन से निकल गई। कमला ने पूछा, उमेश, तू कहाँ से आ रहा है? उमेश ने कहा, गाजीपुर से। कमला बोली, वहां सब लोग तो अच्छी तरह हैं। चाचा जी का क्या हाल है? उमेश बोला, अच्छे हैं। कमला ने पूछा, शैल दीदी कैसी हैं? उमेश बोला, वे तुम्हारे लिए रोकर मरी जा रही हैं। कमला ने फिर पूछा, तू यहाँ क्यों आया है? उमेश बोला, मुझे गाजीपुर अब नहीं सुहाती। कमला ने पूछा, अब कहाँ जाएगा? उमेश बोला, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कमला बोली, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उमेश बोला, मेरे पास तो हैं। कमला ने कहा, तूने कहाँ पाए? उमेश बोला, वही जो तुमने मुझे 5 रुपए दिए थे। यह कह उसने 5 रुपए निकाल कर दिखा दिए। कमला ने कहा, तो चलो हम काशी चलें। उमेश टिकट ले आया। गाड़ी तैयार थी। काशी पर उतरकर कमला ने पूछा, उमेश, अब कहाँ चलें? उमेश ने कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक जगह ले चलता हूँ। कमला बोली, तू यहाँ का हाल जानता है? उमेश ने कहा, सब जानता हूँ। यह कहे उसने कमला को एक किराए की गाड़ी में बैठाकर स्वयं कोच बक्स पर बैठ गया। एक मकान के सामने गाड़ी खड़े होते ही उमेश ने कहा, माँ, उतरो। कमला उमेश के साथ उस घर में घुसी। इसी समय उमेश ने पुकारा, दादी जी घर में हैं? कोठरी से आवाज आई, कौन? उमेश? चक्रवर्ती चाचा सामने आ पहुंचे। विस्मय भरी कमला ने चक्रवर्ती को प्रणाम किया। बूढ़े के मुंह से थोड़ी देर तक कोई बात न निकली। अंत में उन्होंने कहा, बेटी, तू लौट तो आई, चल ऊपर चल। शैल, देख कौन आई है। शैल कमरे से निकल सीढ़ी के सामने खड़ी हुई। कमला ने उसे प्रणाम किया। शैल ने उसे छाती से लगाकर बार बार उसके माथे का चुंबन किया।
आंसुओं से भरे हुए मुख से उसने कहा, इस तरह भी कोई सबको रुलाकर जाता है? चाचा ने कहा, अब सब रहने दे शैल, अभी उसके नहाने खाने का प्रबंध कर। इसी समय उमा मौसी मौसी कहती बाहर निकल आई। कमला ने उसे गोद में ले छाती से लगा चूम लिया। शैल ने उसे ले जाकर नहलाया और अच्छी धोती निकाल कर पहनाई। कहा, मैं रसोई करके आती हूँ, तब तक तुम आराम करो। कमला ने कहा, दीदी मैं भी रसोई में चलूंगी। दोनों रसोई में चली गई। चक्रवर्ती चाचा अक्षय की सलाह से जब काशी जाने को तैयार हुए, तब शैल ने भी साथ जाने की जिद की। चाचा को राजी होना पड़ा। काशी स्टेशन पर उतरकर देखा तो उमेश भी गाड़ी से उतर रहा है। उमेश आजकल चाचा के घर का काम करता है। उसके चले आने से माँ नाराज होंगी, यह समझकर शैल ने उमेश को फिर गाजीपुर भेज दिया। वह गाजीपुर में रह न सका। माँ ने बाजार सौदा लाने को भेजा तो वह पैसे ले स्टेशन जा पहुंचा। तभी उसे कमला मिल गई। जब अक्षय चक्रवर्ती से भेंट करने आया तो उन्होंने उससे कमला के लौटने का हाल नहीं कहा, क्योंकि चक्रवर्ती समझ गए थे कि रमेश के साथ उसकी मित्रता नहीं है। कमला से किसी ने यह नहीं पूछा कि वह क्यों और कहाँ चली गई थी। इसी तरह दिन बीत गया। रात को शैल कमला के साथ ही लेटी। उसने उसके गले में बाहें डाल छाती से लगा लिया। कमला ने कहा, दीदी तुम लोगों ने मन में क्या सोचा? मेरे ऊपर नाराज तो हुई होंगी। शैल बोली, हम लोगों में बुद्धि क्या नहीं है जो हम इतना भी ना समझ सके कि यदि तेरे लिए कोई राह होती तो तू स्वयं उस भयानक पथ पर ना जाती। हम यही समझकर रोते रहे कि भगवान ने तुझे ऐसे संकट में क्यों डाला। जो कोई अपराध नहीं करता उसे भी दंड मिलता है, विधाता भी खूब है। कमला ने कहा, दीदी मेरी बातें तुम सुनना चाहोगी? शैल बोली, अवश्य सुनूंगी। कमला ने कहा, जाने उस समय मैंने तुमसे क्यों नहीं कहा, तब मुझे समझने या विचारने का समय ही कहाँ था। एकाएक वज्राघात हुआ तो लज्जा से मैं तुम सबको मुंह दिखा ना सकी। तुम मेरी माँ बहन दोनों ही हो, इसी से तुम्हें सब बातें कहती हूँ, नहीं तो ये बातें किसी से कहने योग्य नहीं हैं। कमला तब उठ बैठी। शैल के उठ बैठने पर कमला ने विवाह से प्रारंभ कर अपने जीवन की कहानी कहना प्रारंभ किया। कमला ने कहा कि विवाह से पहले या विवाह की रात उसने पति को नहीं देखा। तब शैल बोली, तुम जैसी मूर्ख कहाँ मिलेगी? तुमसे कम उम्र में मेरा विवाह हुआ था, क्या तब मैं लज्जा से किसी बहाने अपने पति को देख नहीं सकी? मैंने पति को अच्छी तरह देख लिया था। कमला ने उत्तर दिया, लज्जा नहीं दीदी, मैं विवाह की उम्र तो पार कर गई। जब एकाएक मेरे विवाह की बात पक्की हुई तो मेरे गांव की संगिनी मुझे बहुत चिढ़ाने लगी। मान दिखाने के लिए मैंने उनकी ओर देखा नहीं, यहाँ तक कि उनके प्रति मुझे कुछ झुकाव जरा भी सहन न हुआ। आज उसी का बदला पा रही हूँ। इतना कह कमला कुछ देर रोती ही रही। स्वस्थ हो उसने पुनः कहा, विवाह के बाद नाव डूबने से हमारी जैसी रक्षा हुई मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ। जब मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि मौत से रक्षा पाने पर मैं जिनके हाथों पड़ी वे मेरे पति नहीं थे। शैल चौंकी। उसने कमला को छाती से लगाकर कहा, हाय रे फूटे भाग्य, अब सब बातें समझ में आ गई कि किस तरह तेरा जीवन नष्ट हुआ। कमला बोली, देखो तो दीदी, मर जाती तो सब किस्सा सहज ही निपट जाता, तब इतनी विपत क्यों होती? शैल ने पूछा, रमेश बाबू कुछ न जान सके क्या? कमला ने कहा, विवाह के बाद एक दिन उन्होंने मुझे सुशीला कहकर बुलाया। तब मैंने कहा, मेरा नाम कमला है, तुम मुझे सुशीला क्यों कहते हो? शायद उसी दिन उनका भ्रम दूर हुआ। उन दिनों की याद करके भी मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। शैल ने प्रश्न करके उसकी बात समझ ली। सब कुछ मालूम होने पर उसने कहा, बहन तू भाग्य से दुखिया है। वह तो कहे, बड़े भाग्य से तू रमेश के हाथों पड़ी। चाहे जो हो,
रमेश की बातें याद करने से दुख होता है। अब तू सो ले। कई दिनों जागते रहने और रोने से तेरा चेहरा उतर गया है। अब सवेरे सब ठीक होगा, चिंता मत कर। रमेश की वह चिट्ठी कमला के पास थी। दूसरे दिन शैल ने अपने पिता को एकांत में बुला वह चिट्ठी उन्हें दी। चक्रवर्ती ने चिट्ठी पढ़ी, फिर चश्मा उतारकर शैल से कहा, अब क्या हो? समस्या जटिल है। शैल बोली, उमा को कई दिनों से सर्दी खांसी है। नलिनाक्ष डॉक्टर को बुला लाओ। काशी में उनका बड़ा नाम है। उमा को देखने के लिए डॉक्टर आए और डॉक्टर को देखने के लिए शैल व्यग्र हो उठी। उसने कमला से कहा, जल्दी कर। नवीन काली के घर जो कमला नलिनाक्ष को देखने के लिए इतनी व्यग्र थी, वही आज लज्जा से उठना भी नहीं चाहती। शैल ने उसे इस तरह देखकर कहा, मुहकाली, मैं तुझे ना मनाऊंगी। यह याद रख, उमा की बीमारी केवल बहाना है। डॉक्टर अधिक देर न ठहरेंगे। तेरे मनाने में मैं भी उन्हें देखने में असमर्थ ही रहूंगी। वह जबरदस्ती कमला को खींच लाई और दरवाजे की आड़ में लेकर खड़ी हो गई। नलिनाक्ष उमा को देख दवा लिखकर चले गए। तब शैल ने कमला से कहा, कमला, विधाता ने तुझे चाहे कितना ही दुखी रखा है, पर तेरा भाग्य बहुत अच्छा है। अब दो एक दिन धीरज रख, तब मैं कोई व्यवस्था करूंगी। इस बार डॉक्टर को उमा के लिए बुलाने से तुझे दर्शन होते ही रहेंगे। चाचा एक दिन उस समय डॉक्टर को बुलाने गए जब वे घर पर नहीं थे। नौकर ने जब कहा कि डॉक्टर बाबू घर पर नहीं है, तो चाचा ने कहा, माताजी को खबर दो कि एक वृद्ध ब्राह्मण उनसे मिलना चाहता है। बुलाने पर चाचा ने जाकर कहा, आप काशी में विख्यात हैं, इसी से आपके दर्शन करने आया हूँ। मेरी एक नातिन बीमार है, सो डॉक्टर बाबू को बुलाने आया था। वे घर में नहीं है, इसी से सोचा कि आपके दर्शन करता चलूं। क्षेमंकरी ने कहा, नलिन अभी आता होगा, तब तक आप बैठिए, मैं तब तक आपके लिए कुछ जलपान मंगा दूं। चाचा बोले, मैं जानता था कि आप मुझे बिना खिलाए न जाने देंगी। मुझे खाने का शौक है, इसी से लोग देखते ही मेरी भूख समझ जाते हैं। लोग मुझ पर दया करके मुझे खिलाते हैं। क्षेमंकरी ने चाचा को जलपान करा के कहा, कल मेरे यहाँ आपका निमंत्रण है। आज मैं आपको अच्छी तरह खिला न सकी। चाचा बोले, ठीक है, इस ब्राह्मण को आपसे यही आशा थी। आपके मकान से मैं अधिक दूर नहीं रहता, चाहे जब बुला लें। क्षेमंकरी ने नलिनाक्ष से कहा, नलिन, तुम चक्रवर्ती चाचा से फीस न लेना, इनके यहाँ इलाज मुफ्त करो। चाचा ने हंसते हुए कहा, नलिन फीस पहले से ही नहीं ले रहे हैं। मुझसे उन्होंने कुछ नहीं लिया। उन्होंने मेरी गरीबी पहचान ली है। उधर बाप बेटी में सलाह होती रही। एक दिन चाचा ने कमला से कहा, चलो दशाश्वमेध घाट पर स्नान कर आए। काशी का यह लाभ क्यों छोड़ा जाए। कमला शैल से जाकर बोली, दीदी चलो हम लोग स्नान करें। शैल ने कहा, नहीं, उमा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं ना जाऊंगी। चाचा लौटते समय दूसरी राह से चले। कुछ दूरी पर उनको एक बूढ़ी स्त्री स्नान करके लौटती हुई मिली। धीरे धीरे चली आ रही है। कमला ने चाचा से कहा, बेटी इन्हें प्रणाम करो। कमला ने क्षेमंकरी को प्रणाम किया और उनकी चरण रज माथे से लगाई। क्षेमंकरी बोली, तुम कौन हो बेटी? इतना कहकर उन्होंने कमला का घूंघट हटा उसके मुंह को अच्छी तरह देखकर कहा, तुम्हारा क्या नाम है बेटी? चाचा ने कहा, इसका नाम हरिदासी है। यह संबंध में मेरी भतीजी है। इसके माँ बाप नहीं है। क्षेमंकरी बोली, चक्रवर्ती महाशय घर चलिए। घर पहुंचकर क्षेमंकरी ने देखा नलिनाक्ष बाहर चले गए थे। बैठने पर चाचा ने कहा, मेरी इस भतीजी का भाग्य फूटा है। विवाह के बाद ही इसके पति सन्यासी हो गए। इससे फिर वे नहीं मिले। हरिदासी की इच्छा है कि वह काशी रहे। यहाँ मेरा मकान नहीं है, इससे मेरे लिए यह सुविधा नहीं कि मैं यहाँ इसे लेकर रहूं। इसके कारण ही मैं आपको कष्ट देना चाहता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि आप इसे अपने पास रख लें। यदि कभी
आपको असुविधा हो तो मेरे पास गाजीपुर भेज दें, परंतु 2 दिन इसे रखने से आप समझ लेंगी कि यह रत्न है, आप इसे क्षण भर को भी न छोड़ेंगी। क्षेमंकरी ने कहा, अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि इसे आप मेरे पास छोड़ देंगे। मैं रास्ते से पराई लड़की पकड़कर घर लाती और खिला पिलाकर आनंद लेती हूँ, उनको रख तो सकती नहीं। हरिदासी मेरे ही पास रहेगी, आप चिंता न करें। मेरा लड़का नलिनाक्ष भला लड़का है, उसके अलावा और कोई घर में है ही नहीं। चाचा बोले, नलिनाक्ष से मैं परिचित हूँ, आपके पास रहने से मैं निश्चिंत रहूंगा। मैं यह सुन चुका हूँ कि विवाह के बाद स्त्री के पानी में डूबकर मर जाने के बाद वे ब्रह्मचारी की तरह रहते हैं। श्रीमंकरी बोली, जो होना था सो हो चुका। उन बातों को याद करके मेरा शरीर रोमांचित हो जाता है। चाचा बोले, आज्ञा हो तो लड़की को छोड़कर मैं जाऊं, कभी कभी देख जाया करूंगा। इसकी बड़ी बहन आपको प्रणाम करने आएगी। चाचा के जाने पर क्षेमंकरी ने कमला से कहा, बेटी, तेरी उम्र तो अधिक नहीं है, तो जैसी को छोड़कर चले जाने वाले भी संसार में हैं। मेरा आशीर्वाद है कि वे फिर लौट आएंगे। यह रूप वृथा जाने को नहीं है। यह कह उन्होंने कमला की ठोड़ी को चूमा। कुछ सोच क्षेमंकरी ने कहा, यहाँ तेरी कोई संगिनी नहीं है, तू अकेली रह सकेगी? कमला ने गर्व से कहा, हाँ माँ। क्षेमंकरी बोली, तेरा दिन कैसे कटेगा, मुझे यही चिंता है। कमला ने कहा, मैं तुम्हारा काम करती रहूंगी। क्षेमंकरी ने कहा, मेरा और काम? संसार में मेरा एक लड़का है जो सन्यासी की तरह रहता है। अगर वह कभी कहता, माँ मुझे यह जरूरत है, यह खाना चाहता हूँ, तो मैं कितनी खुश होती, किंतु वह कभी कुछ नहीं कहता। खूब रुपए कमाता है, किंतु हाथ में नहीं रखता। कहाँ खर्च करता है यह जानने भी नहीं देता। बेटी, यह मैं कह ही देती हूँ कि लड़के की तारीफ तुम्हें सुननी पड़ेगी, इसे तुम्हें सहना ही पड़ेगा। कमला ने आंखें झुका ली। श्रीमंकरी बोली, तुम सिलाई करना जानती हो? कमला ने कहा, अच्छी तरह तो नहीं जानती। श्रीमंकरी बोली, तब मैं तुझे सिलाई सिखाऊंगी। श्रीमंकरी ने पूछा, पढ़ना जानती है? कमला बोली, जानती हूँ। श्रीमंकरी ने कहा, यह ठीक है, तुम मुझे पढ़कर सुना सकोगी। कमला ने कहा, मैं रसोई का सब काम जानती हूँ। क्षेमंकरी बोली, तुम रसोई का काम ना जानोगी तो कौन जानेगा? आज तक मैंने नलिन को स्वयं बनाकर खिलाया है। मेरी बीमारी से वह स्वयं बनाकर खाता है। अब मैं उसे स्वयं न बनाने दूंगी। यदि मुझे भी पवित्रता से बनाकर खिलाओगी तो मैं अनिच्छा न करूंगी। चलो, मैं तुम्हें सब दिखा लाऊं। यह कह क्षेमंकरी ने गृहस्थी कमला को दिखला दी। कमला ने मौका देखकर कहा, माँ मुझे रसोई बनाने दो। क्षेमंकरी हंसकर बोली, गृहिणी का उचित स्थान रसोई घर ही है। अच्छा बेटा, आज तुम ही बनाओ, वैसे भी यह सब भार तुम्हारे ऊपर पड़ेगा ही। यह कह क्षेमंकरी कमला को समझाकर स्वयं पूजा घर में चली गई। कमला की गृहस्थी शुरू हुई। कमला शीघ्रता से रसोई का सारा सामान जुटाकर रसोई में लग गई। नलिनाक्ष बाहर से आते ही पहले माँ को देखने जाता था। माता की चिंता उसे थी। आज रसोई घर की सुगंध ने उसका ध्यान बटाया। माता को रसोई में समझ नलिनाक्ष रसोई घर की ओर चला आया। पैरों की आवाज सुन कमला ने पीछे पलटकर देखा। पहली बार ही नलिनाक्ष से उसकी आंखें चार हो गई। उसने शीघ्रता से घूंघट खींचने की चेष्टा की, मगर आंचल कमर में खुसा था। अतः यह देख विस्मित हो नलिनाक्ष चला गया। जब कमला ने कलछी उठाई तो उसका हाथ कांपने लगा। जब पूजा समाप्त कर क्षेमंकरी रसोई में गई तो रसोई हो चुकी थी। घर में कहीं किसी प्रकार की गंदगी उन्हें दिखाई न दी। यह देख क्षेमंकरी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, बेटी तुम बहुत चतुर लड़की हो। नलिनाक्ष को भोजन कराने क्षेमंकरी बैठी तो कमला दरवाजे की ओट में खड़ी भय से मरी जा रही थी कि कहीं रसोई खराब ना बनी हो। क्षेमंकरी ने पूछा, नलिन आज रसोई कैसी है? माँ नहीं जानती थी कि नलिनाक्ष को रसोई घर का रहस्य ज्ञात है।
माँ को नलिनाक्ष ने रसोई के लिए नौकर रखने को तंग भी किया है, किंतु किसी तरह भी राजी न हो सकी। आज नई स्त्री रसोई में देख वह खुश हुआ। उसने यह ध्यान ही नहीं दिया कि रसोई कैसी है, किंतु बड़े उत्साह से कहा, रसोई बहुत अच्छी है। यह सुन कमला खड़ी न रह सकी। उसने कोठरी में जाकर अपने कंपित हृदय को दोनों हाथों से दबा लिया। भोजन के बाद नलिनाक्ष मन ही मन न जाने क्या अंदाज लगाते अपनी नित्य की आदत के अनुसार अपनी निजी बैठक में चले गए। तीसरे पहर शिवमंकरी ने कमला की चोटी अपने हाथों से की और सिर में सिंदूर लगा दिया। उसके मुंह को घुमाकर अच्छी तरह देखा। कमला लज्जा से झुकी बैठी रही। शिवमंकरी ने मन में कहा, मैं ऐसी ही एक बहू अगर पाती तो मेरा जीवन सार्थक था। रात में क्षिमंकरी को फिर बुखार आया। नलिनाक्ष घबरा गए। वे बोले, माँ, मैं कुछ दिनों के लिए काशी से बाहर ले चलूंगा। यहाँ तुम अच्छी नहीं रहती। क्षिमंकरी ने कहा, नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि मुझे काशी छोड़ और कहीं मरना पड़े। बेटी, तू दरवाजे पर क्यों खड़ी है? जा सो रह। सारी रात जागने से कैसे काम चलेगा? मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, देखना तुम्ही लोगों को पड़ेगा। रात भर जागोगी तो सेवा कैसे कर सकोगी? नलिन, जरा तो उस कमरे में तो जा। नलिनाक्ष के जाते ही कमला क्षिमंकरी के पैरों के तलवे सहलाने बैठी। क्षिमंकरी बोली, उस जन्म में तू मेरी माँ थी, नहीं तो तुम्हें मैंने कैसे पाया? मैं किसी की सेवा नहीं सह सकती। तुम मेरे शरीर पर हाथ लगाती हो तो मुझे सुख होता है। आश्चर्य है कि वह सब क्यों होता है। तुम मुझे पराई नहीं लगती बेटी। तुम अब जाकर सो रहो। पास की कोठरी में नलिन है। वह माँ की सेवा किसी पर छोड़ ही कब सकता है? उससे कौन झगड़े? उसमें यह गुण है कि यह रात भर जागे तो भी उसके चेहरे से यह मालूम ही नहीं होता कि वह जागा है। वह कभी घबराता नहीं है। मुझ में ठीक इसका उल्टा है। जानती हूँ तुम मन में हंस रही हो, सोचती हो कि नलिन की बातें खत्म ही ना होगी। बेटी, मेरे एक ही लड़का होने से यह बात है। नलिन जैसों पर मुझे गर्व है। कभी सोचती हूँ कि नलिन मेरा बाप है। वह मेरे लिए जो करता है वह मैं उसके लिए ना कर सकी। अब तुम जाओ और सो जाओ। अगले दिन कमला ने सारा भार संभाल लिया। मकान के पूर्व में मार्बल का बना नलिनाक्ष का उपासना गृह था। दोपहर में वह वहीं आसन पर बैठकर पढ़ता है। सुबह नलिनाक्ष ने जाकर देखा तो वह धोया धाया साफ है। धूप जलाने को पीतल की धूपदानी आज सोने की तरह चमक रही है। शेल्फ के ऊपर पुस्तक सजी रखी है। खुली हुई खिड़की से धूप कमरे में चारों ओर फैली हुई है। यह देख नलिनाक्ष के मन को विशेष प्रसन्नता हुई। सुबह कमला लुटिया में गंगा जल लेकर क्षेमंकरी के बिस्तर के पास आई। उन्होंने उसे नहाया देखकर कहा, क्या बेटी, तू अकेले ही घाट पर गई थी? मैं सोच रही थी कि मैं बीमार हूँ, तुम नहाने किसके साथ जाओगी इस तरह अकेली? कमला बोली, माँ, मेरे बाप के घर का एक नौकर मेरे बिना रह नहीं सका। मुझे देखने वह रात को ही आ पहुंचा। मैं उसी के साथ गई थी। क्षेमंकरी ने कहा, तुम्हारी चाची ने घबराकर नौकर को भेज दिया है। यह बहुत अच्छा हुआ। उसे यहीं रखो। तुम्हारे काम में वह सहायता देगा। वह कहाँ है? जरा बुलाओ तो। कमला ने उमेश को बुलाया। उमेश को देखकर क्षेमंकरी ने पूछा, तेरा क्या नाम है? वह बोला, मेरा नाम उमेश है। शिवमंकरी ने पूछा, उमेश, तुझे ये बढ़िया धोती कहाँ मिली? उमेश ने कहा, माँ ने दी है। शिवमंकरी का सहारा पाकर उमेश वहीं रहने लगा। उमेश की सहायता से कमला ने सारा काम कर डाला। उसने अपने हाथों नलिनाक्ष के कक्ष में झाड़ू दी। उसके बिछौने को धूप में डाला। नलिनाक्ष के मैले कपड़े धोकर सुखाकर तह करके अरगनी पर डाल दिए। घर की चीजों को पोंछकर सफाई से रख दिया। पलंग के सिरहाने दीवार में एक अलमारी थी। उसे खोलकर देखा तो उसमें नीचे के खाने में नलिनाक्ष की खड़ाऊ है। उन खड़ाऊ को उठाकर कमला ने माथे से लगाया और उसे गोदी में रख
आंचल से उसकी धूल झाड़ी। तीसरे पहर जब कमला क्षिमंकरी के पैरों को हाथों से सहला रही थी, तभी हेम फूलों का गुच्छा लिए आई। हेम ने क्षिमंकरी को प्रणाम किया। क्षिमंकरी ने बैठकर कहा, आओ हेम, बैठो। अन्नदा बाबू तो अच्छे हैं? हेम ने कहा, कल पिताजी की तबीयत ठीक न होने के कारण ही मैं न आ सकी। आज वे ठीक हैं। कमला को दिखाकर क्षेमंकरी ने कहा, हेम, बचपन में जो मेरी माँ मर गई थी, वही दूसरा जन्म लेकर कल मुझे फिर मिल गई है। मेरी माँ का नाम हरिभाविनी था, अब वही हरिदासी के नाम से आई है। हेम, सच कह, ऐसी लक्ष्मी तूने कहाँ देखी है? कमला लज्जा से झुक गई। हेम मुस्कुरा उठी। हेम ने क्षेमंकरी से पूछा, माँ, आपकी तबीयत कैसी है? क्षेमंकरी बोली, जितनी उम्र है उससे अब शरीर की हालत पूछने का कोई लाभ नहीं। जिंदा हूँ यही बहुत है, परंतु इस तरह अब कब तक काम चलेगा? तुमने यह बात कहकर अच्छा ही किया। मैं कई दिनों से यह बात स्वयं सोच रही थी, लेकिन मौका नहीं मिला। कल जब मुझे फिर बुखार आया, तो मैंने सोचा है कि देर करने में कोई लाभ नहीं। मुझसे भी जब कोई विवाह की बात कहता था, तो मैं मारे लज्जा से मर जाती थी। तुम लोगों की शिक्षा दीक्षा तो वैसी नहीं है। तुमने पढ़ना लिखना सीखा है, उम्र भी है, तुम्हारे सामने सब बातें साफ साफ ही कही जा सकती हैं। तुम मुझसे लज्जा मत करना। ठीक बताओ बेटी, तुम्हारे पिता ने जो प्रस्ताव किया था, उसके बारे में उन्होंने तुमसे कुछ कहा या नहीं? हेम सिर झुकाकर बोली, कहा था। शिमंकरी बोली, बेटी, तब दुखी नहीं हुई। यदि होती तो अन्नदा बाबू मेरे पास आते। तुमने सोचा होगा नलिन सन्यासी है, दिन रात योग में लगा रहता है, उससे क्या विवाह करना? मेरा लड़का ऐसा ही है, लेकिन बात असल में यह नहीं। ऊपर से देखने से मालूम होगा कि उसमें आसक्ति उत्पन्न होने की संभावना नहीं, किंतु यह लोगों की भूल है। मैं जानती हूँ कि वह अंतर में इतना प्रेमी है कि इसी कारण वह अपने को इतना दबाए रहता है। उसके हृदय को जो पाएगा वो बहुत मधुर होगी। हेम, तुम छोटी नहीं हो, तुम शिक्षित भी हो। तुमने नलिन से ही दीक्षा ली है। तुम्हें यदि नलिन के साथ विवाह करके मर सकूं तो निश्चिंत हो सकूंगी। मैं निश्चय से जानती हूँ कि मेरे मरने पर वह विवाह ना करेगा, तब उसकी क्या दशा होगी? तुम नलिन पर श्रद्धा रखती हो, तब तुम्हें आपत्ति क्या है? सिर झुकाकर हेम ने कहा, माँ, अगर तुम मुझे इस योग्य समझती हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तब क्षेमंकरी ने हेम का माथा चूमा। फिर कोई बातचीत नहीं हुई। हरिदासी, यह फूल, कह जब उन्होंने घूम कर देखा तो हरिदासी वहां नहीं थी। वह उठकर चली गई थी। बातचीत के बाद हेम को संकोच होने लगा। हेम ने कहा, माँ, अब आज जल्दी जाना है, पिताजी का शरीर ठीक नहीं है। यह कह वह क्षेमंकरी को प्रणाम करके चली गई। हेम के जाने पर क्षेमंकरी ने नलिनाक्ष को बुलाकर कहा, नलिन, अब देर करने का समय नहीं है। नलिन ने पूछा, बात क्या हुई? क्षेमंकरी बोली, मैंने हेम से बस बातें स्पष्ट कह दी हैं। वह विवाह को तैयार है। मैं अब तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मेरी तबीयत को देख ही रहे हो। तेरा घर बसाए बिना मैं चैन नहीं पा सकती। आधी रात तक मैं इसी चिंता में घुलती रहती हूँ। नलिनाक्ष बोला, माँ, तुम चिंता मत करो, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। जब नलिनाक्ष चले गए तो क्षेमंकरी ने हरिदासी को बुलाया। कमला पास की कोठरी से निकली। संध्या हो चुकी थी, अंधेरा हो रहा था। हरिदासी का चेहरा स्पष्ट दिखाई न दिया। क्षेमंकरी बोली, बेटी, इन फूलों को घर में सजा दे। यह कहकर उन्होंने गुलाब के फूल ले कमला को दे दिए। कमला ने वे फूल लेकर खड़ाऊ पर चढ़ा दिए। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। खड़ाऊ के सिवा उसके लिए अब कुछ शेष नहीं दिखता था। एकाएक किसी पद की चाप सुनते ही कमला ने जल्दी से अलमारी का दरवाजा बंद करके देखा तो नलिनाक्ष खड़े हैं। किसी भी तरफ से कमला को राह न थी। लज्जा से कमला
वहीं खड़ी रह गई। नलिनाक्ष कमरे में कमला को देख बाहर लौट गए। कमला भी मौका पाकर बाहर दूसरे कमरे में चली गई। तब नलिनाक्ष ने फिर कमरे में प्रवेश किया। कमला अलमारी क्यों खोल रही थी और उन्हें देख उसने चटपट बंद क्यों कर दी? कौतूहलवश नलिनाक्ष ने अलमारी को खोलकर देखा तो उनकी खड़ाओं पर कुछ ताजा फूल चढ़े हैं। वे उस अलमारी को बंद करके खिड़की के पास खड़े होकर विचार में पड़ गए। उधर हेम नलिनाक्ष से विवाह करने की सम्मति देकर अपने मन को समझाने लगी। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरा उससे विवाह होगा। मेरे पुराने बंधन टूट गए। मेरे जीवन के तूफानी बादल फट गए। अब मैं स्वाधीन हूँ। अपने अतीत की उस दुर्घटना से मुक्त हूँ। इस बात से उसने बहुत आनंद अनुभव किया। शमशान में प्रियजन का दाह क्रिया करने के बाद मन का बोझ हल्का हो जाता है, वैसी दशा हेम की हुई। उसने अपने जीवन में एक अभूतपूर्व शांति को प्राप्त किया। घर लौटने पर हेम ने सोचा कि मैं अपने आनंद की बात पिता से कैसे कहूँ। कमजोरी के कारण आज अन्नदा बाबू जल्दी ही सो गए थे। हेम एक कोठरी में बैठकर एक कॉपी पर लिखने लगी। मैं प्रेम जाल में पड़ सारे संसार से अलग हो गई थी। उस समय मैं मन में सोच भी ना सकी कि मेरा उद्धार कर ईश्वर फिर एक दिन मुझे नवीन जीवन प्रदान करेंगे। आज मैं भगवान के चरणों में सहस्र बार प्रणाम कर नए जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करने को तैयार हूँ। मैं जिस सौभाग्य के उपयुक्त नहीं हूँ, उसे आज अनायास मैंने प्राप्त किया है। ईश्वर मुझे दृढ़ बने रहने का बल प्रदान करे। जिनके जीवन के साथ मेरा संबंध हो रहा है, वे मुझे परिपूर्ण करेंगे, यह मैं निश्चय समझती हूँ। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैं उन्हें परिपूर्णता के साथ स्वयं उन्हें प्रत्यर्पण कर सकूं। तब हेम उस शांत ठंडी रात में बाग की रोशों पर बहुत देर तक टहलती रही। अनंत आकाश ने उसके आंसू से धुले हृदय में शांति को प्रतिष्ठित किया। अगले दिन जब अन्नदा बाबू हेम के साथ नलिनाक्ष के घर जाने को तैयार थे, उसी समय उसके दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। कोच बक्स के ऊपर से नलिनाक्ष के एक नौकर ने आकर यह खबर दी कि माँ आई है। अन्नदा बाबू जल्दी से दरवाजे के पास आए। तब तक शिवंकरी गाड़ी से उतर आई। अन्नदा बाबू ने कहा, आज मेरा परम सौभाग्य जो आप पधारी। शिवंकरी बोली, आज आपकी लड़की को देखकर आशीर्वाद दे जाऊं, इसीलिए मैं आई हूँ। अन्नदा बाबू ने बैठक में उन्हें बैठा कर कहा, आप बैठे, मैं हेम को बुला लाऊं। हेम जाने के लिए कपड़े बदले तैयार थी। क्षेमंकरी को वहां आया सुन उसने बाहर निकल उन्हें प्रणाम किया। क्षेमंकरी ने कहा, सौभाग्यवती हो बेटी, जरा देखूं तो तुम्हारा हाथ। यह कहकर उन्होंने उसके हाथों में सोने के सुंदर बने हुए कड़े पहना दिए। कड़े पहनकर हेम ने पुनः उन्हें प्रणाम किया। क्षेमंकरी ने उसका माथा चूम लिया। इस लग्न आशीर्वाद से हेम का हृदय एक माधुर्य से भर गया। वह प्रसन्न हो उठी। तब उठते उठते क्षिमंकरी ने कहा, समधी महाशय, कल प्रातः आप दोनों का निमंत्रण मेरे घर पर है। नियमानुसार अगले दिन सवेरे हेम के साथ अन्नदा बाबू बाहर बाग में चाय पीने बैठे। अन्नदा बाबू का चेहरा आनंद से पूर्ण हो रहा था। वे बार बार हेम के शांत और उज्जवल चेहरे की ओर देखते तो उन्हें जान पड़ता मानो आज वह प्रसन्नता से बिखरी जा रही है। वे मन ही मन अपने और हेम के भाग्य पर सुख अनुभव कर रहे थे। अन्नदा बाबू के दिल में बार बार क्षिमंकरी के यहाँ निमंत्रण में जाने को उतावली हो रही थी। अभी 8 ही बजे थे। अन्नदा बाबू ने हेम से कहा, तैयार होने में समय चाहिए, देरी करने से क्या लाभ, समय पर पहुंचना अच्छा है। इसी समय सामान से लदी एक घोड़ा गाड़ी उनके सदर फाटक पर आकर लगी। हेम दादा आए हैं कहकर आगे बढ़ी।
योगेंद्र ने प्रसन्नता से गाड़ी से उतरते कहा, हेम, अच्छी तो हो? पिता से योगेंद्र ने हंसकर कहा, पिताजी के लिए बड़े दिन का एक उपहार ले आया हूँ। उसी समय रमेश गाड़ी से उतरा। हेम पल भर उसे देख तुरंत पलटकर चली गई। यह देख योगेंद्र ने कहा, हेम, जाओ मत, एक बात सुनो। तब भी हेम रुकी नहीं। वह मानो किसी भय से रक्षा के लिए भागकर चली गई जान पड़ी। रमेश पल भर के लिए रुक गया। वह सोच ना सका कि आगे बढ़े या पीछे लौट जाए। योगेंद्र ने कहा, रमेश, पिताजी यहाँ ही बैठे हैं। यह कह उसने रमेश का हाथ पकड़ अन्नदा बाबू के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। रमेश ने उन्हें नमस्कार किया। अन्नदा बाबू ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा कर योगेंद्र से कहा, योगेंद्र, तुम ठीक समय पर आ गए। मैं तुम्हें तार देने वाला था। योगेंद्र ने कहा, क्यों, ऐसी क्या बात थी? अन्नदा बाबू ने कहा, हेम का नलिनाक्ष से विवाह तय हो गया है। कल नलिनाक्ष की माँ हेम को आशीर्वाद दे गई है। चौंक कर योगेंद्र ने कहा, पिताजी, विवाह पक्का हो गया और मुझसे आपने एक बार पूछा भी नहीं? अन्नदा बाबू बोले, योगेंद्र, तुम ऐसा क्यों कहते हो? जब मैं नलिनाक्ष को नहीं जानता था, तब तुम ही इस विवाह के लिए उद्योग कर रहे थे। अब तय हो गया तो सोच कैसा? योगेंद्र बोला, तब जो बातें थी वे अब नहीं रही। मुझे बहुत सी बातें कहनी है, पहले वे सब सुन लो। अन्नदा बाबू बोले, समय मिलने पर वे बातें सुन लूंगा। आज तो मुझे फुर्सत नहीं है, मुझे जाना है। योगेंद्र ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? अन्नदा बाबू बोले, नलिनाक्ष के यहाँ मेरा और हेम का निमंत्रण है। मैं तुम्हारे भोजन के लिए यहीं। योगेंद्र उनकी बात काटकर बोला, नहीं नहीं, हम लोगों के भोजन की चिंता मत करो। मैं रमेश के साथ होटल में खा लूंगा। शाम को जब तुम लौटोगे तभी हम लोग भी आएंगे। अन्नदा बाबू ने रमेश के साथ किसी प्रकार की शिष्ट बातचीत न की। उसके मुंह की ओर देखना भी उन्हें बुरा लगा। रमेश भी अब तक चुप रहा और उस समय अन्नदा बाबू को नमस्कार कर गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।